फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैंने अपनी पिछले सीरीज़ में वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक जो है मैंने वो स्टार्ट कर रखा है। अब मेरे पास डिमांड जो है ना वो इंडियन ज्योग्राफी की बहुत ज़्यादा आ रही है। तो और हाँ, आनी भी चाहिए क्योंकि आप देख रहे होंगे अभी जो एग्ज़ाम का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें इसकी इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी की का जो ट्रेंड वेटेज है वो अन्य सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसीलिए आज से मैं इंडियन ज्योग्राफी और प्लस जो मेरा वर्ल्ड हिस्ट्री चल रहा है उसको भी मैं कंटिन्यू स्टार्ट रखूंगी और इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक भी मैं कंप्लीट कराते हुए चलूंगी। और हाँ, मैंने अपने चैनल में अपनी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें जाओ क्योंकि मैंने वहाँ पे मैं जो जो सब्जेक्ट कंप्लीट करवाऊंगी वो मैं अलग से और नाम उसका नाम दे के, सब्जेक्ट्स का जो नाम है उसको दे के मैं अलग से सारी अलग अलग अपनी प्लेलिस्ट में सारे अलग अलग टॉपिक को मैं डिवाइड कर दूंगी। तो आपको देखने में बहुत आसानी होगी। इसलिए आपको कोई भी सब्जेक्ट अगर देखना हो, अगर वो मैंने पढ़ा रखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके और उसको देख सकते हो। तो आज से मैं जो इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस जो स्टार्ट कर रही हूँ, इसमें मेरा दावा है कि किसी भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन तो नहीं ही छूटेगा। फिलहाल बिल्कुल भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना है। और मेरे पास एक और डिमांड आ रही है कि एमपीपीएससी का भी प्रीलिम्स हुआ है तो उसके मेंस के लिए कुछ बताएं। तो जिनका एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है उनके मेंस के लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि ये सारे सब्जेक्ट्स जो मैं करवा रही हूँ वो आपके एमपीपीएससी मेंस के भी टॉपिक है। आप उसमें सिलेबस में जाके देखना, वो आपके मेंस के भी टॉपिक है। तो जो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री तो मेंस में पूरा सेम सेम दिया हुआ है, जैसे मैं पढ़ाऊंगी वैसे ही दिया हुआ है। लेकिन जो इंडियन ज्योग्राफी है उसमें सिलेबस में थोड़ा इतना कुछ नहीं दिया है, लेकिन पूछता जो पेपर आता है ना, पेपर में सारी ज्योग्राफी ही पूछती है। तो ये जो मैं करवाऊंगी आपको वो स्पेशली जो एमपीपीएससी मेंस में जो 3 नंबर के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ना उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब फैक्चुअल, एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं उसमें। और वो जो 3 नंबर के क्वेश्चन जो तो स्कोरिंग करने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। यही 15 क्वेश्चन होते हैं आपके, 45 नंबर के होते हैं आपके। तो आप बिल्कुल मेरे साथ चल सकते हैं, एमपीपीएससी मेंस वाले, उनको मैं इंडिकेट कर रही हूँ। तो आप बिल्कुल मेरे साथ चल सकते हैं और मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगी कि मैं बहुत जल्दी अपने सारे सब्जेक्ट कवर अप करूं ताकि आप एग्जाम के लिए अच्छे मतलब अपनी प्रैक्टिस रखो और सारी चीज़ें आपको याद हो जाए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। आप नोट्स बनाइए, नोट्स में सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है या फिर मैं जो चीज़ें बोलूँगी कि आपको लिखना है या ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप उसको लिख सकते हो ताकि आपको रिवाइज करने में सही हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इंडियन ज्योग्राफी। सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी में हम देखते हैं, अगर हम इंडियन की ज्योग्राफी पढ़नी है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो इंडिया है, जो हमारा भारत है, इसकी स्थिति और विस्तार कैसा है। ये जो अर्थ है उसमें किस जगह सिचुएटेड है, किस जगह स्थित है, और आखिर यहाँ की एटमॉस्फेयर, यहाँ पे कैसे कैसे समुद्र हैं, कैसी कैसी खाड़ियाँ हैं, यहाँ पे कितने राज्य हैं, ये सब देखना पहले जानकारी बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि उसके अगर आपको ये सब समझ में आ गया तो फिर बाद के लिए जो है अगर बाद में आपको अदर टॉपिक पढ़ने से रिलेटेड तो उसके लिए आसानी होगी। अगर आप बेसिक चीज़ें ही नहीं जानोगे तो आप नहीं कर सकते। ओके, तो मैं यहाँ पे जो मेरा ये फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मिनिमम 3 वीडियो में आपको बेसिक चीज़ें ही बताऊंगी ताकि आपको आगे के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम क्या पढ़ रहे थे, भारत अवस्थिति एवं विस्तार। तो अगर हमको भारत के बारे में जानना है, इंडिया के बारे में जानना है, ये इंडिया का मैप आपके सामने है। अगर हमको इंडिया के मैप के बारे में जानना है और कितने यहाँ पे स्टेट्स हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, तो उसके पहले हमें ये जानना आवश्यक होता है कि ये जो हमारा इंडिया है ये हमारी अर्थ के किस भाग में सिचुएटेड है, अर्थ में आखिर ये है कहाँ। क्योंकि देखिए, अर्थ में जो पोजीशन होती है, पृथ्वी पे जो पोजीशन होती है किसी भी देश की, वो उसके एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार कारक होती है। तो इसीलिए इंडिया का जो मैप है जो हमने बना रखा है, इसके लिए भी ये जानना आवश्यक है इससे पहले कि ये आखिर हमारे अर्थ में किस जगह सिचुएटेड है आखिर। ओके, तो सबसे पहले हम इंडिया के बारे में पढ़ने से पहले, जो हमारा इंडिया है जो हमने मैप बना रखा है, इसके बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको ये जान लेना आवश्यक है कि आखिर ये है कहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ये मैंने पृथ्वी बना रखी है, ये क्या है आपका, ये अर्थ है।
ये आपको पता होगा, अर्थ में एक अर्थ में वैसे होती तो नहीं है, बट एक इमेजिन किया गया है, ठीक है, कल्पना की गई है। तो इमेजिन काल्पनिक लाइन खींची गई है यहाँ पे। ये वैसे तो बहुत सारी लाइनें हैं, लेकिन जो बेसिक जो मूल लाइनें हैं, वो अगर देखें तो ये 3 है, ठीक है। तो जो पृथ्वी पे पूर्व से पश्चिम लाइनें खींची गई हैं, खींची गई हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड। ओके, इसका जो विस्तृत अध्ययन है, इसका विस्तृत अध्ययन हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, उसमें डिटेल से इसके बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे हम बस मोटी मोटी चीजें देख लेंगे, ताकि आपको ये जो आगे मैं पढ़ाने वाली हूँ वो आपको समझ में आए। ओके, तो जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर जितनी भी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? अक्षांश रेखाएं कहेंगे। आप नोट करते चलेंगे, अक्षांश रेखाएं कहेंगे या लैटिट्यूड कहते हैं। ओके, और कुछ पूर्व से ये पूर्व से पश्चिम हो गया, पूर्व से पश्चिम ये क्या होता है? ये जो कौन सी दिशा है? ये पूर्व है, ये क्या है? पश्चिम है, ये है उत्तर, ये है दक्षिण। ये तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ग्लोब होता है जो, उसमें जो हमारे राइट हैंड साइड की जो डायरेक्शन होती है वो होती है पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दक्षिण। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप ये समझ जाओगे तो फिर आपको समझने में बहुत आसानी होगी। अगर क्योंकि सब दिशाओं का ही खेल है एक तरह से देखा जाए तो जो हमारी काल्पनिक रेखाएं हैं, उनको मुख्य रूप से वैसे जो ये मध्य से गुजरती है, मुख्य रूप से जो ये मध्य से गुजरती है पृथ्वी के, ये आप देख रहे हैं, ये 0 डिग्री की एक काल्पनिक रेखा है। 0 डिग्री की काल्पनिक रेखा, इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा कहते हैं या क्या कहते हैं? इक्वेटर। इसको हम इक्वेटर भी कहते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ओके, तो ये कौन सी ये जो काल्पनिक रेखा है 0 डिग्री वाली, इसको हम क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा कहेंगे या इक्वेटर कहेंगे। अब ये जो हमारी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध में बांटते हैं। जो पृथ्वी को बांटा गया है, भूमध्य रेखा से ऊपर इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और भूमध्य रेखा से नीचे इसे क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, या दक्षिणी गोलार्ध में सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं इसे। फिर अगर हम देखें तो जो हमारा 0 डिग्री है, 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, लैटिट्यूड है, इसके ऊपर 23.5 डिग्री की एक और काल्पनिक रेखा है, और इसके नीचे 23.5 डिग्री की एक काल्पनिक रेखा है। मतलब जो भूमध्य रेखा है हमारी 0 डिग्री की, इसके ऊपर भी एक काल्पनिक रेखा है 23.5 डिग्री पे, और इसके नीचे भी एक काल्पनिक रेखा है 23.5 डिग्री पे। जो ऊपर हमारी 23.5 डिग्री की रेखा है, इसे कहते हैं हम कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। इंग्लिश में से कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में, इसको भूमध्य रेखा के जो दक्षिण में 23.5 डिग्री की जो लाइन है, इसे क्या कहते हैं? मकर रेखा। क्या कहते हैं इसको? मकर रेखा कहते हैं। मतलब भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री की जो रेखा है वो कर्क रेखा कहलाती है, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो 23.5 डिग्री की रेखा है वो मकर रेखा कहलाती है। ओके, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम देखें तो ये जो हमारी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर भी 90 लाइनें हैं, मतलब काल्पनिक रेखाएं हैं, ये 90 रेखाएं हैं उत्तर की ओर। ऐसा अगर हम ऐसा मान के चले तो ये लाइन जो है ये नंबर में क्या है? इनकी संख्या कितनी है? 90। और अगर हम भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर बात करें तो यहाँ पे भी कितनी है? मैं केवल अभी इमेजिन करने के लिए बता रही हूँ। यहाँ पे भी कितनी है? 90 रेखाएं हैं, ठीक है। जो हमारी मेन थी भूमध्य रेखा वो ये है। भूमध्य रेखा से ऊपर
90 रेखाएं, भूमध्य रेखा से ऊपर 90 रेखाएं, भूमध्य रेखा से नीचे 90 रेखाएं। तो ये 90, यहाँ पे कितने हैं टोटल, ये कितने हैं 90। फिर अगर नीचे देखा जाए तो कितने हैं, ये भी क्या है 90। 90 और 90 को प्लस करने पे कितना आएगा 180। मतलब हमारी जो अक्षांश रेखाएं हैं, लैटिट्यूड जो हमारी रेखाएं हैं, ये कितनी है टोटल नंबर में 180 है। ओके, अगर 180 में भूमध्य रेखा भी तो आखिरी एक अक्षांश रेखा ही है, क्योंकि ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है। और अगर हम भूमध्य रेखा को मिला के चले तो टोटल कितनी लाइनें हो जाएंगी +1, मतलब 181। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या है, तो आप डायरेक्ट जवाब क्या दोगे 180 है। अगर हम उसमें भूमध्य रेखा या इक्वेटर को मिला लेंगे तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी 181 हो जाएगी। ओके, अब हम अगर ये तो है हमारी अक्षांश रेखा, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है। इसी प्रकार एक और काल्पनिक रेखा है जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। ठीक है, इसी तरह एक और काल्पनिक रेखा है जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है, ऐसे खींची गई है। ये ओके, ऐसे खींची गई है। इसे हम कहते हैं, जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है, नॉर्थ टू साउथ, इसे हम क्या कहेंगे देशांतर रेखा। आप लिख सकते हैं देशांतर रेखा। तो मतलब देशांतर वे रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं वे रेखाएं हैं जो पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। ओके, अब इसके बारे में विस्तृत अध्ययन जैसा कि मैंने बताया हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में कर लेंगे, क्योंकि फिर यहाँ पे बहुत कुछ हो जाएगा। मोटे मोटे तौर पे समझने के लिए आपके लिए इतना काफी है। मैंने ये आप ये मत सोचना कि मैंने 90 इनके नंबर्स बताए हैं। यहाँ पे मैंने एंगल्स बताए हैं। जैसे ये 0 डिग्री पे था, ये 23.5, यहाँ पे फिर ऐसे करके यहाँ पे 66.5 डिग्री भी होता है। ऐसे करते करते यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल होता है। मैंने ये एंगल बताई है, मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में बताऊंगी मैं आपको डिटेल से। मैं बात कर रही थी देशांतर रेखाओं की। तो जो देशांतर रेखाएं हैं, जैसे कि इक्वेटर है, इक्वेटर 0 डिग्री पे है, ऐसे एक देशांतर है, ये भी 0 डिग्री पे है। इसके ये जो 0 डिग्री है, इसके पूर्व साइड 180 रेखाएं हैं। जैसे इक्वेटर के उत्तर में कितनी रेखाएं थी 90 रेखाएं थी, और इक्वेटर के दक्षिण में कितनी रेखाएं थी 90 रेखाएं थी। ऐसे ही जो ये देशांतर रेखाएं, इसका कुछ नाम नहीं है, बाकी मैं बताऊंगी। इससे समय का जो निर्धारण है हमारे यहाँ, जो मानक समय माना गया है, GMT आप सुने होंगे, अक्सर आप फोन में भी देखते हो GMT लिखा होता है। GMT अक्सर आप अगर अपने फोन में टाइम सेट कर रहे हो तो GMT प्लस ऐसा लिखा होता है ना, इसके बारे में बताऊंगी। तो ये जो 0 डिग्री है, ये समय निर्धारण की एक रेखा है, हमारी मानक समय निर्धारण की रेखा है ये। इसके पूर्व में 180 लाइनें हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। पूर्व में 180 लाइनें हैं और इसके पश्चिम में भी 180 लाइनें हैं। ओके, तो पूर्व और ये दोनों जाके अगर आप वर्ल्ड का मैप देखो तो वर्ल्ड के मैप में अगर आप इस छोर को, ये वर्ल्ड का मैप है, सपोज दैट मैंने वर्ल्ड का मैप लिया है, और अगर आप इस छोर को और इस छोर को ऐसे गोल करके अगर घुमा दो तो ये दोनों छोर आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इधर से 0 से जाते हुए ये 180 डिग्री पे तक पहुंचता है, और ये इधर से 0 से जाते हुए पश्चिम की ओर 0 से जाते हुए ये भी 180 डिग्री पे पहुंच जाता है। मतलब दोनों जुड़ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो 180 डिग्री की रेखा है, वो दो अलग अलग रेखाएं नहीं बल्कि एक ही रेखा है। ये जो दोनों साइड्स है, इनकी रेखाएं जाके और 180 डिग्री में मिल जाती हैं। जैसे अगर ये मैप आप देखो,
तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 डिग्री मिलेगा और फिर यहाँ पे 90, 30 ऐसे कर करके आपको यहाँ पे भी 180 मिलेगा और ऐसे ऐसे करके यहाँ पे बढ़ते जाएंगे, इधर से इधर बढ़ेंगे तो 180, इधर से इधर आएंगे तो भी 180 मिलेगा। तो आप ये मत समझना कि 180 180 यहाँ पे 2 बार कैसे हो गई, ये दोनों एक ही रेखा है। अगर आप ग्लोब मैप को उठा के और उठाया मैप को और ऐसे करके अगर पीछे से जोड़ देंगे तो ये जो दोनों रेखाएं हैं ये जुड़ जाएंगी। ओके, फिर ये जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं, लॉन्गिट्यूड जो है, ये एक दूसरे को दोनों छोरों पे टच कर जाती हैं। ये आप देख रहे हैं मैंने बनाया है, ये दोनों छोरों पे एक दूसरी रेखाओं को टच कर जाती हैं। लेकिन ये जो हमारी लैटिट्यूड होती है, अक्षांश रेखाएं होती है जो मैंने पहले बनाई थी, वो एक दूसरे को टच नहीं करती हैं बल्कि अपने ही स्थान पे वो मानी गई हैं। मतलब ऐसा कल्पना ऐसी की गई है कि ये जो रेखाएं हैं वो दोनों छोरों पे एक दूसरे को टच कर जाती हैं। ओके, जो अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखाओं के बारे में अगर हम कहें तो अब आप पूछेंगे, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये अक्षांश देशांतर रेखाएं बनाई क्यों गई, ऐसा क्यों कल्पना किया गया। तो मैं आपको बता दूं, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का भी बनाने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। अगर सपोज दैट अगर आप कहीं जा रहे हो या फिर आप कहीं पे खो गए, तो फिर आपको जो लोकेशन है, लोकेशन बताने के लिए क्या किया जाएगा। अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो लाइन्स है अगर ये नहीं होंगी तो आपका लोकेशन बताने के लिए आखिर किसका यूज करेंगे। ठीक है, आप इसी से समझ सकते हो, जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो लाइन्स होती हैं, वो हमारी स्थिति को बताने के लिए ही लाई गई हैं। ठीक है, तो जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं, इसका यूज किस चीज में होता है, स्थिति निर्धारण, मतलब स्थिति बताने के लिए। जैसे आप पढ़ते होगे ना, इतने डिग्री इतने मिनट पे ये है, ऐसा ऐसे डिग्री में मतलब ये देश इतने डिग्री इतने मिनट पूर्वी देशांतर, या ऐसा करके आपने कुछ पढ़ा होगा। वो इसी के कारण संभव हो पाया है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के ही कारण संभव हो पाया है। तो अक्षांश और जो अक्षांश रेखाएं हैं वो स्थिति का निर्धारण करती हैं। आप लिख सकते हो, ये आ सकता है, स्थिति का निर्धारण। ओके, फिर जो ये देशांतर रेखाएं होती हैं, जो देशांतर रेखाएं होती हैं, ये स्थिति तो बताती ही है, स्थिति तो बताती है ये, साथ साथ में समय का जो निर्धारण किया जाता है, हमारे जो ये पूरा वर्ल्ड है, यहाँ पे जो समय का निर्धारण किया जाता है, ये देशांतर रेखाओं के कारण ही संभव हो पाया है। तो देशांतर रेखाओं से क्या किया जाता है, स्थिति और समय का निर्धारण। आप ये लिख सकते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो देशांतर से अब हम कैसे समय का निर्धारण करेंगे। देखिए, ये जो मैंने बताया था अभी, ये जो 0 डिग्री की देशांतर चली आ रही है, 0 डिग्री देशांतर को ही मानक समय माना गया है, इसे ही मानक समय माना गया। जो रेखा है ये 0 डिग्री देशांतर है। ओके, यही 0 डिग्री देशांतर जो है वो हमारी मानक समय रेखा मानी गई है। यहाँ पे यूरोप महाद्वीप है, आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे यूरोप महाद्वीप है और यहाँ पे यूरोप में ही एक लंदन शहर है, बहुत बड़ा ही शहर है, ये आप सभी को पता होगा। लंदन में एक ग्रीनविच नामक स्थान है, ग्रीनविच नामक स्थान है, जहां से ये जो मानक समय रेखा है हमारी, 0 डिग्री जो देशांतर है, लॉन्गिट्यूड है, ये लंदन के ग्रीनविच से ही गुजरती है। ठीक है, इसलिए जो ये लंदन का ग्रीनविच है, यहीं से मानक समय का हमारा निर्धारण हो रहा है। ग्रीनविच से हमारा क्या हो रहा है, मानक समय का जो हमारा निर्धारण है वो लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मानक समय, आप नोट कर सकते हैं, मानक समय का निर्धारण कहाँ से होता है, लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से। ओके,
ग्रीनविच नामक स्थान से। इसीलिए आप अपने फोन में भी देखते हो कि जब आप कभी टाइम सेटअप करते हो तो आप देखते हो कि यहाँ पे लिखा होता है GMT। GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम। तो आज से आप समझ जाना कि GMT क्या है आखिर, ठीक है। तो देखिए जो ये हमारा 0 डिग्री है, अगर हम 0 डिग्री से पूर्व की ओर चलते हैं, 0 डिग्री से अगर हम पूर्व की ओर चलते हैं तो जो हमारा समय है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। अगर हम 0 डिग्री से पश्चिम की ओर चलते हैं, 0 डिग्री से पूर्व की ओर चलेंगे तो हमारा समय क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और अगर हम 0 डिग्री के पश्चिम की ओर चलते हैं तो हमारा समय क्या होता है, घटता जाता है। ओके, इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे जो भारत का समय है वो GMT प्लस 5:30 लिखा होता है। मतलब जो हमारे भारत का समय है वो ये जो ग्रीनविच से मानक समय जो रेखा जो जा रही है, यहाँ पे जो मानक समय माना गया है, यहाँ के समय से 5.5 घंटा आगे चलता है। मतलब हमारे भारत का समय यहाँ से 5.5 घंटा आगे चलता है, ठीक है। ये हो गया क्लियर आपका, ये याद रखिएगा। ऐसे ही सारे देशों में होता है, कहीं पे 2 घंटे का होगा गैप, कोई 2 घंटे आगे चल रहा है, कोई 2 घंटे पीछे चल रहा है, लेकिन हमारा भारत क्या है, यहाँ से 5.5 घंटा आगे चलता है। ठीक है, अब हम भारत को देखते हैं, आखिर हमारा भारत है कहाँ। अक्षांश सार्थक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ये क्या है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, मतलब 0 डिग्री देशांतर है ये। ओके, अब हम अपने भारत की बात करते हैं। हमारा भारत कहाँ पर स्थित है, ध्यान से देखिए, हमारा भारत यहाँ पर स्थित है। ये छोटा सा बना होगा, आप मैप पे भी देख सकते हो। ये है हमारा भारत, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था ये कौन सा गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है। ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। फिर अगर हम देशांतरीय स्थिति की बात करें तो ये कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। और ये कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। अगर हम इस हिसाब से देखें, अगर हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के हिसाब से देखें तो हमारा भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ओके, तो हमारा भारत मिटा देते हैं हम यहाँ, ताकि यहाँ पे लिखते बन जाए। अगर हम अपने भारत की बात करें और अगर भूमध्य रेखा के हिसाब से देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध है। मतलब हमारा भारत कहाँ, किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया। ओके, फिर अगर हम ये जो 0 डिग्री देशांतर है, अगर हम इसके हिसाब से देखें तो ये कौन सी दिशा है, ये पूर्व है। और ये कौन सी दिशा है, पश्चिम है। तो अगर हम देशांतरीय स्थिति की बात करें, देशांतर रेखा के अकॉर्डिंग देखें तो 0 डिग्री के पूर्व में स्थित है, जो हमारा इंडिया है ये 0 डिग्री के पूर्व में स्थित है, आप देख सकते हैं। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस हिसाब से हमारा जो भारत है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मतलब अगर हम ओवरऑल देखें, अगर आपसे कोई पूछे कि जो भारत है वो किस गोलार्ध में स्थित है, तो आप क्या जवाब देंगे, हमारा भारत, दोनों को मिला दीजिए, हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, आप ये नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध, तो आप समझ गए होंगे उत्तर पूर्वी किस हिसाब से, उत्तरी गोलार्ध जो है वो भूमध्य रेखा के हिसाब से, और जो पूर्वी गोलार्ध है वो देशांतरीय स्थिति के, मतलब देशांतर रेखा के हिसाब से है। ठीक है, फिर अगर हम देखें ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से अगर हम अपने भारत की लंबाई देखते हैं, मतलब भारत की लंबाई क्या, भारत की दूरी देखते हैं भूमध्य रेखा से, आखिर हमारा भारत कितना दूर है। तो यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको पता होगा, ये भी भारत का ही हिस्सा है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो भूमध्य रेखा से अगर दूरी नापते हैं हम, तो ये दूरी है 876 किलोमीटर। मतलब
भूमध्य रेखा अगर हमें जाना है तो हमें 876 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने मुख्य बिंदु पे। देखिए, अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले भारत की स्थिति। भारत की वैसे तो हम समझ गए कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है जो उसका एग्जैक्ट लोकेशन होता है, उसका जो एग्जैक्ट किस डिग्री पर स्थित है ये पूछता है। तो ये मैंने यहाँ पे नीचे लिख रखा है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें अगर भारत, ये समझिए, ये जो हमारा भारत है ये मैंने लाके यहाँ पे रख दिया। ओके, ये भूमध्य रेखा मैंने बनाया है। अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें भारत के अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो देखिए, ये अक्षांश जो हमारी अक्षांश रेखा है वो कैसे गुजरी होगी, ऐसे ऐसे गुजरी होगी, ये ऐसे गई होगी सारी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो हमारा जो भारत है वो जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां से खत्म हो रहा है वहां पे आखिर कितने डिग्री की अक्षांश रेखा गुजर रही है। ठीक है, मतलब किन 2 डिग्रियों के बीच पे हमारा भारत स्थित है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये भारत की मुख्य भूमि कहलाएगी, या जहां तक ये राज्यों का क्रम है, फिर ये बंगाल की खाड़ी आ जा रही है, अरब सागर आ जा रहा है। तो जहां पे मुख्य भूमि का जो देखें, मुख्य भूमि के अगर अलावा देखें तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये भी भारत का हिस्सा है। मुख्य भूमि के अलावा अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखें तो ये भी भारत का ही हिस्सा है। और आप देख रहे होंगे इसका जो विस्तार है ये मुख्य भूमि से थोड़ा सा नीचे आ गया है। देख रहे हैं आप, ये जो विस्तार है इसका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, ये मुख्य भूमि से थोड़ा नीचे आ जा रहा है। तो अगर हम यहाँ से नापते हैं, ग्लोब में देख लीजिए आप, या फिर मैप में देख लीजिए, अगर हम यहाँ से नापते हैं, ठीक है, तो हमारा अक्षांशीय विस्तार कितना होगा, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। अब उत्तरी अक्षांश मैंने बताया था, जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके हिसाब से हमारा भारत क्या होगा, उत्तरी अक्षांश पे होगा। तो अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये हमारा जो भारत है वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। और कहाँ तक गया है ये देखिए, जम्मू कश्मीर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। दिख रहा है आपको, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो मतलब 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो हमारे भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है तो आप क्या बोलेंगे, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इसको आप रट लीजिए। ठीक है, अब अगर हम देशांतरी स्थिति की, हाँ एक बात, अगर आपको कभी ये कंफ्यूजन हो कि ये 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है और ये 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, तो 6 ऊपर होगा, 6 डिग्री ऊपर होगा, या नीचे से स्टार्ट करेंगे या ऊपर से, अगर ये कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन को मैं दूर करती हूँ। देखिए जो हमारी भूमध्य रेखा है, ये देखिए भूमध्य रेखा है, ये 0 से स्टार्ट हो रही है ना, 0 से स्टार्ट हो रही है, मतलब यहाँ से वो बढ़ेगी। यहाँ पे 1 डिग्री होगा, फिर यहाँ पे 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, ऐसे ऐसे कर करके ये कहाँ जाएगी, ये 90 डिग्री तक चली जाएगी। ठीक है, तो जब भारत की बात करेंगे कि 6 डिग्री 4 मिनट ऊपर होगा या नीचे, तो भूमध्य रेखा 0 से होके जा रही है। तो जो कम संख्या होगी, जो 6 डिग्री होगा वो कहाँ आएगा, पहले तो वो नीचे आएगा, पहले तो 6 डिग्री यहाँ आएगा, फिर जो ये आगे बढ़ता जाएगा तब तो 37 डिग्री आएगा ना। ठीक है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में थोड़ा कंफ्यूज करता है। तो जो 6 डिग्री है हमारा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, हाँ, और अगर हम मुख्य भूमि देखें, मुख्य भूमि मतलब ये जो जहां तक हमारे भारत के राज्यों का विस्तार है, तो अगर हम ये मुख्य भूमि को देखते हैं तो मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो कहाँ से, ये कितना था, 6 डिग्री 4 मिनट था हमारा। लेकिन अगर मुख्य भूमि की बात की जाए तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से, यहाँ पे आप लिख सकते हैं या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। अगर हम मुख्य भूमि की बात करें, आपके एग्जाम में इन दोनों में से कोई भी एक पूछेगा, दोनों आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर वो मुख्य भूमि बोलता है तब आपको 8 डिग्री 4 मिनट टिक करना है, और अगर आपको ओवरऑल पूछता है तो आपको 6 डिग्री 4 मिनट टिक करना है। ठीक है, इट इज क्लियर।
अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं देशांतरीय विस्तार। अब ऐसा ऐसा तो हमने देख लिया, मतलब यहाँ पे किन दो अक्षांशों के बीच में है, यहाँ पे, ठीक है। अब हमको ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि आखिर देशांतर दो देशांतरों के बीच में है। तो जो देशांतरीय विस्तार है, अब देखिए यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट होगा तो मतलब इधर सबसे छोटी संख्या आएगी, जो डिग्री है इधर सबसे छोटी संख्या आएगी और इधर सबसे थोड़ा बड़ी संख्या आएगी, ठीक है। तो जो देशांतरीय विस्तार है भारत का, वो कहाँ से है, ये देखिए। देशांतरीय मतलब ये जो लास्ट पॉइंट है, ये जो लास्ट पॉइंट गया है, ये कहाँ किस देशांतर पे है, ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर मैंने आपको बताया था, जो हमारी देशांतर रेखा है, जो 0 डिग्री की लाइन है, इससे पूर्व में हमारा भारत स्थित है, इस कारण ये पूर्वी देशांतर कहलाएगा। तो आप क्या कैसे लिखोगे आप, जो हमारा भारत है, अगर उसके देशांतरीय स्थिति की बात करें तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। ये देखिए ये लास्ट पॉइंट है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ठीक है। तो कहाँ से है देशांतरीय विस्तार, कहाँ से कहाँ तक है हमारा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये दोनों चीजें आपको एकदम रट लेनी है, क्योंकि ये हर एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें भारत का, हमारा दक्षिण और उत्तरी बिंदु भी तो कोई ना कोई होगा। तो अगर हम बात करें भारत के दक्षिणी और उत्तरी बिंदु की, तो सबसे पहले अगर हम भारत का दक्षिणी बिंदु देखते हैं, तो जो भारत का दक्षिणी बिंदु है, इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। एक बिंदु है, एक मतलब कोई स्थान है, मतलब वहां से अगर हम इस स्थान से और दक्षिण जाए तो भारत वहां से समाप्त होता है, ठीक है। तो दक्षिणी जो बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारा भारत है उसकी जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि यहीं तक है, आप देख सकते हैं मुख्य भूमि यहीं तक है, लेकिन जो अंडमान निकोबार है वो इससे ज्यादा बढ़ी हुई है। तो मतलब दक्षिणतम बिंदु की हम अगर बात करें तो ऑफकोर्स वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही होगा, ओके। तो जो हमारा दक्षिणतम बिंदु है, ये है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। इंदिरा पॉइंट है जो कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी बिंदु पे। मैं आपको अंडमान निकोबार के बारे में डिटेल से इसके बाद वाली वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। इंदिरा पॉइंट को पहले क्या कहते थे, इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम भी था, ये अब नाम हुआ है इंदिरा पॉइंट। इसको पहले कहते थे पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, आपको पिग्मेलियन या पार्सन कह के भी दे सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। ये इंदिरा पॉइंट ही है। ये हो गया आपका दक्षिणी बिंदु, ठीक है। अब हम आते हैं भारत के उत्तरी बिंदु में। आखिर भारत का उत्तरी बिंदु है कहाँ, तो देखिए भारत का उत्तरी बिंदु आपको ये देख रहे हो आप, ये जम्मू कश्मीर है। सबसे उत्तरी जो भाग है हमारा वो जम्मू कश्मीर है, तो ये जो उत्तरी बिंदु है ये जम्मू कश्मीर में ही होगा। तो उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा कॉल। क्या नाम है, इंदिरा कॉल। ये ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ये सारे जो मैं एक एक टॉपिक बोलती जाऊं आप उसको नोट करते जाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में इंट्रोडक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो दक्षिणतम बिंदु था वो कौन सा था, इंदिरा पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट था। और जो हमारा उत्तरी बिंदु है वो क्या है, इंदिरा कॉल है, ठीक है। अब हम आते हैं, उत्तरी दक्षिणी बिंदु तो है, अब पूर्वी और पश्चिमी बिंदु भी तो होंगे ना। चलिए स्टार्ट कर। अब मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देती हूँ। अब हम पूर्वी और पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं भारत के। आप नोट करते जाएंगे, मैं जो जो भी बोलती जाऊंगी आप सारी चीजें नोट करते जाएंगे। अब मैं पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बारे में देखते हैं। देखिए जो पूर्वी बिंदु है हमारा, आपको सबसे पूर्व में कौन सा राज्य दिख रहा है, अरुणाचल प्रदेश राज्य दिख रहा है। मतलब जो पूर्वी बिंदु होगा वो अरुणाचल प्रदेश में ही कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। जो हमारा पश्चिमी बिंदु है, जो पश्चिमी राज्य है वो हमारा, ये आपको क्या दिख रहा है, ये गुजरात दिख रहा है। तो मतलब जो हमारा पश्चिमी बिंदु है वो कहीं ना कहीं गुजरात में ही होगा, ठीक है। तो अगर हम पूर्वी बिंदु की बात करें, पूर्वी बिंदु आपको लिखना है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु।
तो ये देखिए आपको हर बुक में अलग अलग मिलता है, अभी एग्जैक्ट पता नहीं हो पाया कि आखिर ये है कौन सा। दो नाम मिलते हैं, आप ये दोनों ही याद रखना। एक नाम मिलता है किबिथु, एक नाम मिलता है किबिथु, और एक नाम मिलता है वालांगू। तो आप दोनों ही याद रखिए, जो भी आपके ऑप्शन में आएंगे आप उसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो पूर्वी बिंदु वैसे है तो ये दोनों अरुणाचल में ही, लेकिन आपको ये दोनों पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, किबिथु या वालांगू, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी जो भी आंसर में आपके ऑप्शन में रहता है आप उसे ही कर लेना। ये हो गया हमारा पूर्वी बिंदु, अरुणाचल प्रदेश में है। अब हम अपने पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं। पश्चिमी बिंदु हमारा कौन सा है? भारत का पश्चिमी बिंदु ये है सरक्रीक। सरक्रीक का आपने नाम सुना होगा, कुछ समय पहले अभी ये पाकिस्तान से विवादित बिंदु भी रहा है, विवादित हिस्सा रहा है, ठीक है ना। और ये सरक्रीक जो है ये कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। तो हमारा ये भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा हो गया? सरक्रीक हो गया। तो आपको नोट कर लेना है, क्या लिखना है आपको? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगर पूर्वी बिंदु की बात करें तो सबसे जो पूर्वी बिंदु है वो कौन सा है? किबिथु या फिर वालांगू, दोनों में से कोई भी हो सकता है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और अगर हम सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है हमारा? सरक्रीक कहाँ पे है? ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। ये हो गया हमारे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी बिंदु। अब हम देख लेते हैं आकार आखिर कैसा है हमारे भारत का। आकार की बात अगर हम करें भारत के, तो वैसे देखने में तो ऐसा ही लगेगा कि भारत का मैप देखने पे आपको ऐसा लगेगा कि ये ट्रायंगल शेप होगा, ये त्रिभुजाकार होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान से देखेंगे आप तो आपको ये पता चलेगा कि ये त्रिभुजाकार नहीं बल्कि ये क्या है? चतुष्कोणीय है। ये देखिए, ये अगर हम इसको कवर अप करते हैं तो ये क्या बनता है? चतुष्कोण बनता है ये, ठीक है। तो ये भारत का अगर कोई आकार पूछता है तो आप क्या बोलेंगे? कैसा आकार है? चतुष्कोणीय, ठीक है। आप नोट करते जाएंगे सारे पॉइंट्स। चतुष्कोणीय। फिर अगर हम देखें कि आखिर हमारा जो इंडिया है अंदर आखिर विस्तारित कितना है, ठीक है, इसका एरिया क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है। तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल क्या है? ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो एरिया है ना हमारा, ये लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार सारे द्वीपों को मिला के हमारा जो भारत है उसका कंप्लीट क्षेत्रफल है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, या किलोमीटर स्क्वायर, दोनों में से कोई एक ही करेंगे। एरिया आपको पता होगा एरिया का डिनोट करने के लिए, ठीक है। ये हो गया। फिर क्षेत्रफल के बाद अगर हम देखें कि हमारा जो भारत है उसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई आखिर क्या है। मतलब अगर हम गुजरात से चलते हैं, पैदल अगर हम चलते हैं या गाड़ी से चलते हैं तो हमें कितने किलोमीटर पे जो हमारा जो लास्ट पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश का जो लास्ट बिंदु है, सरक्रीक से अगर हम वालांगू या किबिथु चलते हैं तो हमें कितने किलोमीटर रास्ता जो है तय करना पड़ेगा। या हम जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी आते हैं, आप लोग अंडमान निकोबार जाते हैं तो हमें कितने किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करनी पड़ेगी। तो अगर हम पूर्व से पश्चिम की बात करें, पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है? ये है 2933 किलोमीटर या 2933 किलोमीटर। मतलब अगर आपको सरक्रीक से अरुणाचल प्रदेश जाना है या अरुणाचल प्रदेश से सरक्रीक आना है तो आपको 2933 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखते हैं उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है।
उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो ये है 3214 किलोमीटर, मतलब 3214 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप नोट कर लीजिए। पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि जो हमारे भारत की स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा इसकी लंबाई कितनी है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा समझ रहे हैं आप। ये जो लाइन है, ये जो बॉर्डर है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं चलना, ये कंप्लीट जो हमारी स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा, इसकी टोटल अगर हम लंबाई देखें तो ये है 15,200 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप, ये सारे जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ उसको आप एकदम से रट लीजिएगा। ठीक है, तो मतलब भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। अब अगर हम बात करते हैं समुद्र तट की कुल लंबाई, मतलब समुद्र तट कहाँ से टच करता है भारत को, इस एरिया में। भारत के दक्षिणी भाग जो है, हमारे भारत का जो दक्षिणी भाग है उसे प्रायद्वीपीय भाग कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भाग का मतलब होता है वह देश या वह क्षेत्र जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा होता है, तो उसे टच करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तटीय भाग। तो भारत के तटीय भाग की लंबाई ये कितनी है आपकी, तटीय भाग की। तटीय भाग में आपका सब कुछ इंक्लूड है। लक्षद्वीप का जो भाग एरिया जो छू रहा है उससे, समुद्र से, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो छू रहा है एरिया, और ये जो मुख्य भूमि है इसका जो एरिया अगर टच कर रहा है समुद्र से, इन कंप्लीट जो इसकी लंबाई है वो है 75,16.6 किलोमीटर। नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितनी है, 75,16.6 किलोमीटर। ओके, अब हम अगर बात करें केवल भारत के मुख्य भूमि की जो तटीय लंबाई है वो कितनी है, मतलब अगर हम लक्षद्वीप को छोड़ दें और अंडमान निकोबार को उधर छोड़ दें, तो जो हमारा ये बचता है ये पोर्शन जो मुख्य भूमि का, ये जहां से ये वो जो पानी से टच कर रहा है, जल से टच कर रहा है, तो उसकी अगर हम देखें लंबाई, मतलब भारत के मुख्य भूमि की मुख्य तटीय, यहाँ पे आप लिख सकते हैं मुख्य तटीय भूमि की लंबाई, ये है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर, मतलब अगर हम ये जो एरिया है केवल मुख्य भूमि है, अगर हम इसकी बात करें, लक्षद्वीप का जो भाग समुद्र से टच कर रहा है, अगर हम उसको नहीं देखें, उसको हम नहीं ले, या फिर अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह का जो एरिया पानी से लग रहा है, अगर हम उसको नहीं जोड़ते हैं, तो ये जो मुख्य भूमि की तटीय लंबाई है ये है 6100 किलोमीटर। कितनी है, 6100 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम भारत के संपूर्ण भाग की तटीय लंबाई लेते हैं तो ये है 75,16.6 किलोमीटर। ठीक है, आप नोट कर लेंगे। अब अगर देखा जाए कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है, तो वैसे तो मैप थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, यहाँ पे आपको महाराष्ट्र दिख रहा होगा, बट अगर हम देखें कि भारत का ऐसा राज्य जो सर्वाधिक तटीय सीमा
बनाता है बनाता है वो कौन सा है? सबसे पहले सबसे ज्यादा जो तटीय जो क्षेत्र बनाता है वो है हमारा गुजरात। सबसे लंबी तटीय सीमा है गुजरात की, गुजरात। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो सेकंड नंबर पे है आंध्र प्रदेश। सेकंड नंबर पे है आंध्र प्रदेश और थर्ड नंबर पे है महाराष्ट्र। ठीक है, तो सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य की है? गुजरात की है। सेकंड पे है आंध्र प्रदेश और थर्ड पे है महाराष्ट्र की। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आप ये सारे चीजें नोट कर लेंगे। अब हम अगर भारत में राज्यों की बात करें तो ये तो आपको सबको पता ही होगा कि टोटल 29 राज्य हैं। पहले 28 थे, बट अभी 2 जून 2014 को 29वां राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29वां राज्य बना है तेलंगाना। ठीक है, तो राज्यों की संख्या कितनी है भारत में? राज्यों की संख्या कितनी है? 29। ठीक है, नवीनतम राज्य कौन सा है? नवीनतम राज्य ये आपको दिख रहा होगा, ये आंध्र प्रदेश से अलग होके बना है तेलंगाना। ये पूरी तरह से भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित राज्य वैसे राज्य होते हैं जो चारों ओर से स्थलीय सीमा से घिरे होते हैं, कोई जलीय सीमा उनके चारों ओर या फिर कहीं पे भी किसी भी दिशा में नहीं होती है। ठीक है, तो जो तेलंगाना है ये भू आवेष्टित राज्य है। तो नवीनतम राज्य कौन सा है? तेलंगाना। ठीक है, बना कब है ये बना है 2 जून 2014 को। ठीक है, आप ये याद कर लेंगे, ये पूछ सकता है। और ये आंध्र प्रदेश से अलग होके बना है। आंध्र प्रदेश के 10 जिले इसमें डाल दिए गए हैं, मतलब आंध्र प्रदेश के 10 जिलों को अलग करके एक अलग से राज्य तेलंगाना बनाया गया है। और ये कहा गया है कि 10 वर्षों तक जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन दोनों की राजधानी क्या रहेगी? हैदराबाद होगी। दोनों की राजधानी क्या होगी? हैदराबाद होगी। मतलब अभी फिलहाल हैदराबाद है, ये 2014 से लगभग 2024 तक हैदराबाद ही रहेगी। लेकिन 10 साल बाद क्या होगा? इन दोनों की राजधानी अलग अलग हो जाएगी। मतलब तेलंगाना की राजधानी क्या हो जाएगी? आप सोच रहे होंगे कि कुछ और होगी, कोई नई राजधानी बन जाएगी, लेकिन नहीं, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद ही रहेगी। क्या हो जाएगी? हैदराबाद ही रहेगी। हैदराबाद रहेगी और आंध्र प्रदेश की क्या हो जाएगी? अमरावती हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारे राज्य, 29 राज्य हो गए। अब जो आप एटलस लेके और जो 29 राज्य हैं हमारे, उनके सारे राज्यों की जो कैपिटल्स है वो आप देख सकते हैं। ये आपके लिए ही सुविधा होगी अगर आपको कैपिटल्स याद होंगे तो। फिर अगर आप बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, केंद्र शासित प्रदेश मतलब ये वे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे डायरेक्ट जो शासन होता है, जहाँ का डायरेक्ट शासन केंद्र के द्वारा जो है वो चलता है। केंद्र के द्वारा जहाँ का शासन चलता है वो केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो 29 राज्यों के अलावा हमारे देश में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 7 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, आप ये भी देख लेंगे, सातों अभी मैं नाम नहीं लिखवाऊंगी, सातों केंद्र शासित प्रदेश देख लेंगे आप और उनकी कैपिटल्स देख लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं, आपको याद होगा अक्षांश रेखाएं मैंने बताई थी और जो भूमध्य रेखा 0 डिग्री थी उसके ऊपर 23.5 डिग्री की मैंने एक कर्क रेखा बताई थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
तो जो कर्क रेखा है वो भारत से मध्य से ही होके गुजरती है, हमारे भारत के मध्य से ही होके गुजरती है कर्क रेखा, और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सब वेरी इंपॉर्टेंट, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये भी कर लेते हैं, कभी कभी ऑप्शन में आता है ये, और 3 ऑप्शन दे देगा करेक्ट और चौथा आंसर गलत दे देगा। आपको छांटने के लिए रहेगा कि इसमें से कौन सा राज्य है वो कर्क रेखा में स्थित नहीं है। तो कर्क रेखा में आप लिख लेंगे कर्क रेखा में स्थित राज्य, कर्क रेखा में स्थित राज्य। तो देखिए कौन कौन से राज्य स्थित है। सबसे पहले आपको ये दिख रहा है, ये मैंने कर्क रेखा बना दी है, ये आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले देखिए गुजरात है, गुजरात के बाद देखिए ये राजस्थान हल्का सा टच कर रहा है, राजस्थान में हल्की सी गई है, मतलब गुजरात के बाद कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान के बाद क्या है, एमपी है, ये आप देख रहे होंगे एमपी है, ठीक है। उसके बाद एमपी के बाद देखिए छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में भी हल्की सी गई है, ये छत्तीसगढ़ है। फिर झारखंड है, झारखंड से गुजर रही है। झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल से गुजर रही है, ये देख रहे हैं आप। वेस्ट बंगाल के बाद यहाँ पे ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये बांग्लादेश का एरिया है, तो वहां से भी जाती है, लेकिन वो अपना राज्य थोड़ा है, वो तो दूसरा देश है। तो वेस्ट बंगाल के बाद देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल, ये देखिए त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा है, और ये क्या है, मिजोरम है। ये हो गए ना गुजरात, राजस्थान, आप याद कर लीजिए, आप लाइन से याद करिए, रटने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं गुजरात, राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश से ये अलग होकर जो छत्तीसगढ़ बना है, ऐसे याद रख सकते हैं आप, छत्तीसगढ़। फिर बिहार से अलग होकर जो झारखंड बना है, आप ऐसे झारखंड को याद रख सकते हैं, झारखंड। ये फिर पश्चिम बंगाल आपको याद ही रहेगा, और ये लास्ट वाले तो आप याद कर लीजिएगा, त्रिपुरा, और एंड लास्ट मिजोरम। ये हो गया ना 8, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, ठीक है। आप इसको रट लीजिए, ठीक है। रटना क्या, वैसे भी आप मैप पे 2-4 बार देखोगे, आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए, इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, नहीं तो फिर बहुत लंबी खींच जाएगी। तो आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, मेरे साथ चलते रहिए। मैंने आपसे कहा था, मैं आपसे वादा करती हूँ, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना है। और वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस मैं वैसे ही चलाती रहूँगी, धीरे धीरे चलाती रहूँगी, और कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द हो। और MPPSC मेंस वालों के लिए मैं स्पेशली अब मुझे और जल्दी करना पड़ेगा, जो वर्ल्ड हिस्ट्री की हमारी क्लासेस चल रही हैं, और ये मैं इंडियन हिस्ट्री मैंने आज से स्टार्ट कर दिया है। अब मैं ये भी कोशिश करूँगी कि 1 से 1.5 महीनों में मैं आपको सारा जो इंडियन ज्योग्राफी का जो टॉपिक है, मैं सारे टॉपिक कंप्लीट करवा दूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो सब्जेक्ट्स आप कहेंगे मैं वो करवा दूँगी। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और मेरा साथ देते रहिए। इसी तरह से अच्छा लगेगा, मुझे भी पढ़ाने में थोड़ा अच्छा लगेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।